हाँ भाई, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल। यार आज की रिवीजन सीरीज का अगला चैप्टर है चार्ज। सर चैप्टर बड़ा सिंपल है। चार्ज क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट हर एग्जाम में नहीं आते, तो आप मान के चलो। मुझे तो उम्मीद है इसमें से एक आधा क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम में, और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में रिकॉल कर लो। साथ में आपके मॉड्यूल में जो केस क्लॉज है, अपन ने रेगुलर क्लासेस में कुछ केस क्लॉज भी करें। आपको याद आ रहा होगा, वॉशिंग मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, वर्थ मूविंग मशीन्स। तो जो जो वो टॉपिक हो सकेंगे वो भी अपन रिकॉल कर लेंगे। तो अपने नोट्स वोट्स सब बन रखें, किताबें बन रखें, केवल सामने फोकस करो। अगर आप पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता चल जाएगा याद कितना है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चार्ज? चार्ज का मतलब क्या है? यार कोई भी ऐसी चीज कि हमने सामने वाले के असेट में या तो अपना इंटरेस्ट, नहीं तो अपना लियन। अब इंटरेस्ट का मतलब होता है लीगल शेयर, और लियन का मतलब होता है राइट टू रिटेन। अब ये है किस पे? किसी के असेट्स पे क्रिएटेड है। और मेनली चार्ज में शामिल क्या है? सर यहां से एक डाउट आ रहा है, बाकी चीजें भी तो होती है, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन। अगर आपको याद हो 1956 वाले एक्ट में मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन सब शामिल थे। बट जब 2013 वाला एक्ट हुआ, तो वहां पे केवल क्या लिखा है? मॉर्गेज जनरली मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। बात याद आ रही है ये वाली? आगे देखिए ध्यान से। बेसिक फीचर्स क्या है? मिनिमम दो पार्टीज चाहिए, पहली कौन और सेकंड चार्ज होल्डर। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? असेट। मेन बात, मेन बात, मेन बात सुने ध्यान से। अब चाहे वो करंट हो। अब यार जो लापरवाह लोग हैं ना, वो पता क्या करेंगे, कोई करंट की जगह फिक्स लिख के आ जाएगा। ये करंट एसेट या फिक्स एसेट की बात नहीं हो रही। करंट एसेट मतलब जो सामने है, या फ्यूचर मतलब जो बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक रियल एस्टेट बिल्डर हूं। एक प्रोजेक्ट मेरा लॉन्च हुआ है, अभी खाली जमीन है, हार्डली प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो जो प्रोजेक्ट बन रहा है, मैंने उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। तो मौके पे आइडेंटिफाइबल नहीं, बट केपेबल ऑफ बीइंग एसर्टेन है। बात समझ में आ रही है? तो या तो असेट सामने दिख रहा है, नहीं तो फ्यूचर असेट है जो अभी नहीं है बट फ्यूचर में डेवलप होने वाला है। तो आप असेट किसी पे भी क्रिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। इंटेंशन क्या है? क्या चार्ज का मेन कंसेप्ट ही क्या है? केवल के सामने वाले के असेट पे अपना राइट क्रिएट करना। क्या अगर हमने उसका पेमेंट नहीं करा ना, वो असेट को क्या कर सकता है? सेल। और पैसा क्या कर लेगा? रिकवर। बेसिक दो टाइप्स क्या है चार्ज के? पहला, फिक्स चार्ज मतलब दो बातें हैं मेन। या तो सामने दिख रहा है एसेट क्या है? एसर्टेन्ड है एसेट, नहीं तो केपेबल ऑफ बीइंग एसर्टेन्ड है। केपेबल ऑफ बीइंग एसर्टेन्ड मतलब सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है 3 मंजिला, इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर लिया, एसर्टेन्ड। ये खाली जमीन है, इसके ऊपर 3 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, ये केपेबल ऑफ बीइंग एसर्टेन्ड। ये क्या है? विच इज ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर। फ्लक्चुएटिंग नेचर मतलब, अब एक बेसिक बात याद दिलाता हूं, जल्दी से याद करें। मैंने फिक्स असेट पे अपना चार्ज क्रिएट करा, तो फिक्स चार्ज हुआ। क्या कंपनी उस असेट को बेच सकती है क्या? बट जिसके ऊपर फ्लोटिंग है, याद है ये चीज? स्टॉक एंड ट्रेड हम बेच सकते हैं, हाँ हम डील कर सकते हैं, हाँ। बट फिक्स असेट को आप बेच नहीं सकते। डन है यहां तक? इसके बाद ये लास्ट टाइम ये लिखी हुई, और ये आप आराम से सेल कर सकते हैं। अब डाउट ये आता है, सर ये फ्लोटिंग चार्ज एग्जैक्टली है क्या? ये समझ में नहीं आता सबके। एक चीज मुझे बताओ आप, मुझे आपको सिक्योरिटी देनी है। अगर फिक्स असेट अवेलेबल है, आप तो फ्लोटिंग क्रिएट करना चाहोगे, फिक्स असेट नहीं है तो? मान लेते हैं अभी फिक्स असेट अवेलेबल नहीं था, मैंने अपने स्टॉक इन ट्रेड पे आपका क्या क्रिएट कर दिया? फ्लोटिंग। अब चार्ज होल्डर का एक लाजमी डाउट आता है, सर अगर इसके ऊपर क्रिएटेड है, इसका फायदा क्या हुआ? सामने वाला जब चाहेगा इसको बेचेगा, जब चाहेगा बनाएगा, जब चाहेगा बेचेगा। आपको अगर लग रहा है कि आपका पेमेंट नहीं होगा, आपको लग रहा है पेमेंट में डिफॉल्ट होगा, यू आर हैविंग अ राइट, आप क्या करवा सकते हो? क्रिस्टलाइज करना मतलब फ्लोटिंग चार्ज जनरली क्या रहता है? डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव, कोई काम नहीं है कब तक। अब सर क्रिस्टलाइज होने का मतलब क्या है? अब मेरे को एक बात बताओ, स्टॉक इन ट्रेड ट्रेड पे फ्लोटिंग चार्ज है, अभी आप बेच सकते हो ना, हाँ। बट आपने इसे क्रिस्टलाइज करवा दिया, तो अब वो स्टॉक इन ट्रेड फ्लक्चुएटिंग नेचर का नहीं रहा। डन है यहां तक? आगे देखो ध्यान से, इसे मिलती क्या है?
अब आप इस एसेट पे कोई भी चार्ज क्रिएट कर दो, पहले प्रायोरिटी किसकी रहेगी? जो फ्लोटिंग फिक्स में कन्वर्ट हुआ है। बात ध्यान से सुनो मेरी, ये स्टॉक एंड ट्रेड है, इसके ऊपर हमारा फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड है। मान लो दो जनों का है, ए और बी, फ्लोटिंग किस में कन्वर्ट हो गया? किसने करवाया? तो हम तो कह रहे हैं पहले प्रायोरिटी मिल जाती है, पहले प्रायोरिटी मिल जाती है जैसे ही आपका फ्लोटिंग चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया? ओवर एनी सबसीक्वेंट चार्ज। अब मान लेते हैं, ध्यान से देखो, फिक्स में कन्वर्ट हो गया, हमने किसी सी के फेवर में भी चार्ज क्रिएट कर दिया, पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? ए और बी। अब सी की होगी, क्योंकि पहले फ्लोटिंग था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? बट पता प्रैक्टिकली क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज अगर फिक्स में कन्वर्ट हुआ है तो हुआ कुछ इवेंट्स में होगा। अब वो इवेंट्स क्या है? फिर आपसे एक सवाल फिर पूछूंगा। पहला, जब कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेशन हो रही है, नहीं तो सेकंड। मेरे को एक बात सोच के बताओ, अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, इस पोजीशन में आपके अपने एसेट पे किसी और का चार्ज क्रिएट करने की पोजीशन में हो गए, बिजनेस चल नहीं रहा तो आपको पैसा कौन देगा? कंपनी बंद हो रही है तो आपको पैसा कौन देगा? तो सबसीक्वेंट प्रायोरिटीज का मतलब ये होता है जो एक्शन ले रहा है ना, ही गेट्स द प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर्स। मान लेते हैं आप लोगों ने एक्शन लिया, आपने कन्वर्ट करवाया, तो आप लोगों की प्रायोरिटी है बाकी सबके ऊपर। कि मैं नहीं मानता कि कन्वर्ट होने के बाद इन एसेट के ऊपर कभी चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि आप खुद चेक करो ना, क्रिस्टलाइजेशन की सिचुएशंस क्या है? पहला लिक्विडेशन, सेकंड कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, और तीसरा पॉइंट ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, चार्ज होल्डर ने अपनी सिक्योरिटी इन्फोर्स करी। मतलब तो आप तीनों पॉइंट चेक करके बताओ, कुछ ना कुछ हुआ तो ही हुआ। तो ऐसे फ्लोटिंग जब फिक्स में कन्वर्ट होंगे, आपको लग रहा है कि वापस से इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है? यहाँ पे सिंपल मतलब क्या बना कि मेरा फ्लोटिंग था, वो फिक्स में कन्वर्ट हो गया, अब मेरी प्रायोरिटी है बाकी सबके ऊपर। क्या कहा जाता है, जो एक्शन पहले ले लेना उसकी प्रायोरिटी है। आपको वो टॉपिक याद है, पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज? अभी दिखाता हूं, अगला टॉपिक वही है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? मान लेते हैं चार्ज डीड में एक इवेंट लिखा है कि अगर ड्यू डेट आ गई, हमने 60 डेज तक पेमेंट नहीं करा, तो फ्लोटिंग विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू फिक्स। तो अभी तक की समरी जल्दी से याद करो एक बार, क्या थी? पहली चीज, मेरे साथ साथ, चार्ज में शामिल क्या करना है? मॉर्गेज। चार्ज का मतलब क्या है? इंटरेस्ट या लियन क्रिएट करना। क्रिएट किसके ऊपर कर रहे हो? असेट पे। असेट चाहे करंट हो। अब अगर दो टाइप की बात करूं, पहला फिक्स चार्ज का मतलब एसर्टेन्ड और केपेबल ऑफ बीइंग एसर्टेन्ड। डील करो विद द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर, सेल नहीं कर सकते आप। तो फिक्स हुआ ये, फ्लोटिंग होता है जो फ्लक्चुएटिंग नेचर के, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एग्जांपल स्टॉक एंड ट्रेड। आप फिक्स चार्ज वाला असेट बेच नहीं सकते, जबकि फ्लोटिंग वाला आप सेल कर सकते हैं। फिर अपन ने ये पढ़ा कि फ्लोटिंग चार्ज है वो डोरमेंट होता है। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव है। एक्टिव कब होगा? आप क्रिस्टलाइज कब होगा? जब या तो बंद, बिजनेस बंद। डन है यहां तक? ये आगे देखो ध्यान से यार, ये टॉपिक क्या जनरली एग्जाम में इतनी बार पूछा हुआ नहीं, और ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। पता है मेरे को क्यों लगता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। बच्चा भागेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए, फिक्स फ्लोटिंग इन सब के पीछे, सवाल ही आ जाएगा। या तो सीधे सीधे आ जाएगा 4-5 मार्क्स में, इनडायरेक्ट कोई केस स्टडी बन जाएगी। अब इस हेडिंग को पढ़ो ध्यान से, क्या पोस्टपोन कर दिया हमने? लाइन पढ़ो क्या लिखे, फ्लोटिंग चार्ज गेट पोस्टपोन इन फेवर ऑफ फॉलोइंग। मतलब क्या हुआ? फ्लोटिंग चार्ज गेट पोस्टपोन्ड इन फेवर ऑफ फॉलोइंग पर्सन। ध्यान से आगे पढ़ो क्या लिखा है। मतलब क्या हुआ? सामने देखते हैं एक बार। आप फ्लोटिंग चार्ज वाले हो, आप भी फ्लोटिंग वाले हो, आप लोगों ने फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट करवा लिया। लाइन पढ़ो ध्यान से करें, इफ दे एक्ट बिफोर, मतलब फ्लोटिंग चार्ज वालों का राइट है इनके फेवर में ही पोस्टपोन रहेगा, लेकिन कब होगा? इफ दे एक्टेड बिफोर क्रिस्टलाइजेशन। मतलब फिक्स फ्लोटिंग फिक्स में कन्वर्ट होता, सामने वाले के हाथ में सोल राइट जाता, उससे पहले आप एक्शन ले गए। अगर आप एक्शन ले गए तो आपका काम चलेगा। लाइन फिर सुनो, फ्लोटिंग चार्ज गेट पोस्टपोन्ड इन फेवर ऑफ फॉलोइंग पर्सन इफ दे एक्ट बिफोर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कन्वर्ट होने से पहले अगर ये एक्शन ले गए। अब पॉइंट्स क्या लिखे? पहला क्या है?
मतलब मकान मालिक जिसको उसका किराया नहीं मिला, कुछ एग्जांपल याद आ रहा हो? नीचे लैंडलॉर्ड साहब बैठे, उनको हमने रेंट नहीं पे करा, तो अगर वो क्या करेंगे, बाहर आके गेट पे ताला लगा जाएंगे। अ लैंडलॉर्ड हु डिस्ट्रेन्ड फ्रॉम रेंट, तो उसका फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाता है, पोस्टपोन, अगर वो क्रिस्टलाइज होने से पहले एक्शन ले ले। मतलब क्या हुआ? नहीं, बताओ इसकी मीनिंग क्या है? A landlord who distrains from rent, creditor who get a garnishee order absolute, judgment creditor sold the goods। आप एक चीज सोचो, आप सामने एक्शन लेते, उससे पहले ही एक्शन लेके, आप एक्शन लेने की सोच रहे थे, आप जाते, उससे पहले ही कर गए। मतलब पहले आप एक कुर्सी खाली है, कौन बैठे, ये कह रही मैं बैठूं, ये कह रही तू बैठ, ये सोचते रह गए, मैं जाके बैठ गया, क्योंकि ये एक्शन ले गए ना। आप बात समझो मेरी, ये एक्शन ये लोग पहले ले गए, होता है एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन पहले ले गए। किसी और को राइट मिलता है यहाँ किसी चीज का, उससे पहले लैंडलॉर्ड को राइट मिल गया। मान लो मैंने लैंडलॉर्ड का रेंट नहीं पे करा, उसने आके इंस्टीट्यूट के गेट पे लॉक लगा दिया, 5 महीने से रेंट पेंडिंग था, मतलब 2-5 लाख रुपए पेंडिंग है। अब यहाँ जो तामझाम लगाए ना, हम कह रहे उसको पहले राइट मिल जाएगा। रीजन, ही इज अ लैंडलॉर्ड हु इज डिस्ट्रेन फ्रॉम रेंट एंड ही एक्टेड बिफोर क्रिस्टलाइजेशन। ये हरकत में कब आया? आप आते उससे पहले आ गया। पहले आप देखते रह गए, मैं काम करके चला गया। बात समझ में आ रही है? ये पहले आप वाला काम है। आपको लगा आज नहीं कल करवा लेंगे क्रिस्टलाइज, वो कल के चक्कर में मैं तो आज ही कर गया काम। सेकंड क्या लिखा है? एक गार्निशी ऑर्डर एब्सोल्यूट, मतलब कोई डिस्प्यूट, कोई कलेश था, कोर्ट से आपको एब्सोल्यूट ऑर्डर मिल गया। एब्सोल्यूट मतलब आप भागते फ्लोटिंग फिक्स में करवाते, उससे पहले मुझे एक एब्सोल्यूट ऑर्डर मिल गया उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, देन सच ऑर्डर शैल प्रिवेल ओवर एनी अदर ऑर्डर। एब्सोल्यूट मतलब एक प्योर ऑर्डर मिल गया 100% जो आप ही के फेवर में। आप एक्शन लेके अपने नाम पे करवाते, उससे पहले ये काम हो गया। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, तीसरा क्या है? जजमेंट क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर जिसके फेवर में कोर्ट में जजमेंट पास हुआ, हाँ मैंने आपको राइट दे दिया है, अब ये गुड्स के ऊपर आपका राइट है, पर मेन बात क्या है, आपको राइट मिला और आपने अगर बेचा ही नहीं तो नहीं समझे बात। आपका मेरा क्लेश चल रहा था, कोई गुड्स से रिलेटेड केस था, आपको ऑर्डर भी मिल गया था, बट मेन कंडीशन क्या, जब मैंने आपको बेचने का ऑर्डर दे दिया है तो आपको बेचना कंपल्शन है। अगर आपने बेचा नहीं, आप बैठे रह गए और कोई दूसरा एक्शन ले गया, तो उसकी प्रायोरिटी आ जाएगी। यार यू आर अ जजमेंट क्रेडिटर गेट्स अ जजमेंट फ्रॉम अ कोर्ट एंड स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। बात समझ में आ रही है? आपको पास ऑर्डर मिला हुआ है, आपको सर्टेन डेज के अंदर गुड्स बेचते थे, बट आपने एक्शन ही नहीं लिया, बेचा ही नहीं, और जब बेचा ही नहीं, इसलिए वो ऑर्डर किसी और के फेवर में चला जाएगा। बात समझ में आ रही? आज शाम को अपन ने रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाई, 8 बजे की टेबल थी, 15 मिनट तक वेटिंग टाइम था, उसने 15 मिनट वेट करा। अब क्या पूरी शाम वो टेबल तुम्हारे लिए बुक रहेगी क्या? 16वें मिनट 10 लोग और है, वहां से रिजर्व का टैग हटाया, उन 10 को बैठा दिया। अब आप बाद में कलेश करो आके, क्या सोल्यूशन है उसका? हमने रखी थी ना आपके लिए, आपको बताया था ना क्या करना है, कितने टाइम में करना है, आपने नहीं करा ना, इसलिए वो आपके फेवर में नहीं, किसी और को राइट मिल गया। मेन बात क्या है, हाँ आपका राइट है, बट मेन बात यह आपको माल बेचना पड़ेगा। चौथा क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इन वाइंडिंग अप। आपको अगर यहां तो वाइंडिंग अप, या मैं कहूं आईबीसी के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा, वाटरफॉल अरेंजमेंट, पहली प्रायोरिटीज किसको मिलती? लिक्विडेशन कॉस्ट, ये एम्प्लॉय वर्कमेंट ड्यूज जो आते हैं, तो एक कॉमन सेंस बात है, जब कंपनी खत्म हो रही है ना, खत्म होते वक्त की प्रायोरिटीज जहां लिखी है, पेमेंट वैसे ही होंगे। इवन एक बात याद दिलाऊं, आईबीसी वाटरफॉल अरेंजमेंट, यू आर अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो आपको अपने गुड्स के ऊपर राइट छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है मत छोड़, फिर एक काम कर, तेरे को यहां से उठा लेते हैं, अनसिक्योर्ड वालों को पैसा मिलेगा, उसके बाद तेरे को मिलेगी। याद आ रही है बात? तो वाटरफॉल कहो या वाइंडिंग अप कहो, तो बट ऑब्वियस बात है, उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी। एक गोइंग कंसर्न रहते हुए एक बात अलग होती है,
और वाइंडिंग अप में पेमेंट सीक्वेंस अलग होती है, तो वाइंडिंग अप में लिखा हुआ है, और वहां हमेशा प्रायोरिटीज पहले इन्हीं को मिलती है। आप चेक कर लेना वाटरफॉल अरेंजमेंट में भी। और लास्ट क्या लिखा, अंडर हायर परचेज हैज प्रायोरिटी अंटिल, बताओ क्या है? अरे गाड़ी लगी हुई है नीचे मेरी, वो इंस्टॉलमेंट पे है। क्या टेक्निकली गाड़ी का ओनर अभी मैं हूं या फाइनेंस कंपनी? तो आप ये कह सकते हो क्या, आप ये कह सकते हो क्या, राइट सारे उन्हीं के हैं। अभी नाम के लिए आरसी मेरे नाम पे चला मैं रहा हूं, बट क्या ये गाड़ी मैं किसी और के नाम पे गिरवी रख सकता हूँ? अभी मैं चलो रख भी देता हूँ, बट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो आप ये सिचुएशंस करो, हम तो करें इन लोगों के फेवर में पोस्टपोन्ड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देनी पड़ेगी। लैंडलॉर्ड का किराया नहीं दिया, मुझे पता था वो आके ताला लगाएगा, इतने में मैंने सारा तामझाम निकाल लिया पहले रातों रात यहाँ से। अभी खाली जगह उसी की थी, लगा ले ताला, क्या दिक्कत है? उसने ताला क्यों लगाया, उसको पता है यहाँ सेटअप लगे हुए, तो सेटअप में से अपन चीजें निकाल सकते हैं। मैं रात को आया, सारे सेटअप गाड़ी में डाल के ले गया। अब वो सुबह आके लॉक लगा के, लॉक लगाने का भी उनको मिला क्या? बात समझ में नहीं, वो जो एक्शन लेना चाह रहे थे, ये कहानी है। ये टॉपिक मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे 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 ज्यादा काम का टॉपिक है। ये जनरली बच्चा कहता है समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ, बट मुझे उम्मीद है अपने समझ में आ गया होगा। एक्शन लेना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो आप आगे आओगे सेकेंड में, प्रायोरिटी उसको मिल जाएगी तो पहले एक्शन ले रहा है। डन है कहानी ये? कुछ याद आ रही हो बात? अगर वाइंडिंग अप से जस्ट 12 महीने पहले हमने जो भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करे, मान लो क्या है सर, क्यों मान लो इनवैलिड? मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, अनलेस चार्ज होल्डर प्रूफ कंपनी इज एट द टाइम ऑफ। और लास्ट बात, अगर आप प्रूव कर गए तो आपको पैसा भी मिलेगा। सर लेकिन 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 डाउट ये आ रहा है, टॉपिक का मतलब क्या है? वाइंडिंग अप जब होता है ना, तो हमेशा देखा जाता है आखिरी 12 मंथ्स में क्या हुआ था। अगर पुराने वाइंडिंग अप में जाओगे, 12 महीने में कॉन्ट्रीब्यूटरी लिस्ट ये सब कुछ बनती थी पहले, तो हम कह रहे हैं हमें ये देखना पड़ेगा 10-12 महीने में क्या काम हुआ है। तो लॉ में लिखा हुआ है कि जो भी फ्लोटिंग चार्ज आपने क्रिएट किए थे ना, हम तो कह रहे हैं एक बार इनवैलिड मान लो। हम नहीं कह रहे इनवैलिड है, हम कह रहे मान लो। आपको लग रहा है ना वैलिड था, आप आओ सामने प्रूव कर दो कि हमने जब पैसा दिया था, जब कंपनी क्या थी। अगर आप प्रूव कर गए तो आपका चार्ज वैलिड है, आपको पैसा भी मिलेगा, इवन कितने % इंटरेस्ट के साथ। अच्छा प्रूव नहीं कर पाए तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा, पैसा डूब गया आपका, आप सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड हो जाओगे। अगर चार्ज वैलिड रहा तो आप सिक्योर्ड हो। बात समझ में आ रही है? आप अनसिक्योर्ड में स्विच हो गए। सबसे मेन बात, चार्ज रजिस्टर करना था, हमने चार्ज रजिस्टर नहीं करा, तो क्या आपका पैसा साफ हो गया क्या? किताब में एंट्री तो बोली रही ना, 100 करोड़ मेरे खाते से 100 करोड़ आपके खाते में। सिक्योर्ड हो जाता तो असेट पे राइट मिल जाता, सिक्योर्ड नहीं होने की वजह से मेन फर्क क्या पड़ेगा? अगर चार्ज क्रिएट हो जाता, रजिस्टर हो जाता, मैं सिक्योर था, क्रिएट हुआ, रजिस्टर नहीं हुआ, मैं सिक्योर से किस में कन्वर्ट हो गया? ऐसा नहीं है कि पैसा डूब गया, बट आने की चांस कम हो गई। मैं आपको सही से कहूं, आने की चांस कम हो गई। अब ये टॉपिक याद करो आप। हाँ, एक सिंपल टॉपिक है, अगर याद हो आपको, ये पढ़ाया भी था मैंने, फिर कहा था लेफ्ट वाला कट कर लो, अब आप कुछ काम का नहीं। और वो 300 दिन 6 महीने सब कंप्लीट हो चुके अब। क्यों, कहानी कौन से साल की है? यहां से अमेंडमेंट आए थे क्योंकि, और जब ये अमेंडमेंट आए, अब वहां से उन्होंने 300 दिन 6 महीने जो भी कैलकुलेशन करी, ये सब कुछ खत्म हो चुका। तो पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है अपन अगर नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके बुक्स में नोट्स में सब कुछ दे रखा है, मैं याद दिला देता हूं शॉर्ट पे। 2/11/2018 तक जो भी चार्जेस क्रिएटेड है वो सब वैलिड है। वहां पे समय सीमा चलती है 30/300, याद हो अगर ये, और ये 30+270 था, ये पहले लिमिट यही थी। अच्छा 300 दिन में नहीं हुआ तो क्या होता था पहले, पता क्या होता था? 300 दिन में नहीं होने के बाद भी काम होता था सीजी अप्रूवल के साथ। अब वो बड़ा अटपटा सिस्टम था, उन्होंने हटा दिया। अब उन्होंने सिस्टम क्या कर लिया, और मेरे हिसाब से लॉजिकल है ये, बेटा 30 दिन में काम कर, नहीं तो 270 दिन में कर लेना। आपको पता 1956 वाले एक्ट में 30+30 ही था।
2013 जब आया उन्होंने 30 प्लस 300 कर लिया, मतलब 30 प्लस 270। ये जब से आया था, मैं जब से समझा रहा हूं, मैंने कहा ये पॉइंट किसी यूज का नहीं है, और अब जाके फाइनली ये चेंज हुआ। अब बताता हूं कहानी क्या है, ध्यान से देखें। मैं तो आगे वाले पार्ट से ही समझा रहा हूं अभी, जबरदस्ती करने का मतलब नहीं। सर सवाल आ गया तो 2/11/2018 में जब ये अमेंडमेंट आया था ना, इसका क्वेश्चन हाथों हाथ एग्जाम में आ गया था, और आ जाए तो लिखा हुआ सारा है, बट चांसेस नहीं है, क्योंकि अब जो चीज प्रिवेल ही नहीं कर रही तो उसके ऊपर क्वेश्चन थोड़ी देंगे। आज जब आईबीसी आ गया तो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट वाले का क्वेश्चन क्यों देंगे? जब 2/11/2018 के बाद जितना समय उन्होंने दिया था स्विच होने के लिए, जब वो पूरा समय ही खत्म हो गया, तो उसके ऊपर अब क्वेश्चन देने का यूज क्या है? तो ध्यान से पढ़े। अब कोई भी चार्ज क्रिएट हो रहा है अगर कब 2/11/2018 या उसके बाद, तो हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, ध्यान से देखो। अच्छा सॉरी, एक बार ये ऊपर वाला भी देखें। हमने चार्ज क्या करा, क्रिएट, कौन से एसेट पे? अब चाहे वो इंडिया में हो या, हम भागे पूरा याद करने के लिए, उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया इतना सा। एक कंपनी है जिसके लंदन में भी एसेट है, तो क्या लंदन वाले एसेट पे चार्ज क्रिएट हो सकते हैं या नहीं? टेंजिबल इनटेंजिबल सारे एसेट हैं, कोई इशू नहीं है। अब अगर चार्ज क्रिएट हुआ है 2/11/2018 है उसके बाद, तो हमें क्या करवाना है? रजिस्टर करवाना है। कितने दिन में? नहीं तो अगले 30 दिन में ऑन एडिशनल फीस। अब ध्यान से पढ़ो, याद आ रही है बात? वो अमाउंट के हिसाब से डिसाइड होता है। आपके डिटेल्ड वाले मॉड्यूल्स में सारी लिमिट्स लिखी हुई है, ऐसा जितनी वो नहीं है कि अपन यहाँ पेनल्टीज को डिस्कस करें। मेन बात समझ लो क्या है, काम करना है 30 दिन में, हो गया तो ठीक, नहीं तो एडिशनल 30 में एडिशनल फीस के साथ, ये नॉमिनल फीस होगी। मान लो आपका एग्जाम फॉर्म की डेट गई, हमने 7 दिन विंडो और खोल दी, 500 रुपए एक्स्ट्रा, वो एडिशनल फीस हो गई, तो आपकी 1200 की फीस थी प्लस 500, 1700 और लग गया। यहां पे क्या होगा, एडिशनल तो जा ही रही है, साथ में लगेगी डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, उसके हिसाब से फीस डिसाइड होगी। ये चीज समझ में आ गई। अब कैलकुलेशन सिंपल है, 30 सर मॉड्यूल देखते हैं, नोट्स देखते हैं, कंफ्यूजन आता है। आपने 30 लिखवाया, फिर वहां पे 60 लिखा हुआ है, वो 60 पता है कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन है वो, तो मैंने सिंपल कर दिया, क्रिएशन से 30 दिन, नहीं तो उसके अगले 30 दिन। मेरे हिसाब से ये ज्यादा सिंपल है, वरना पता कितने ही बच्चे इसका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, 30 60 60, मतलब मैक्सिमम 120 दिन है, आपके 180 आ जाएंगे, मतलब 150, सॉरी 30 60 और 60, जबकि है कितने? डन है कहानी। अच्छा मैंने चार्ज लेट रजिस्टर्ड करा, तो क्या मेरी प्रायोरिटीज, मेरे राइट्स खत्म? तो मैं फीस दे रहा हूँ, एडिशनल फीस दे रहा हूँ, एडवेलरम फीस दे रहा हूँ, राइट्स पे कोई इफेक्ट होगा क्या? लाइन पढ़ो क्या लिखे नीचे, एक मिनट, हाँ पढ़े। अगर राइट ऑफ चार्ज होल्डर नॉट अफेक्टेड बाय, आप अगर बाद में भी करवाते हो फर्क नहीं पड़ना इससे कोई, कि फीस तो आपने दी है ना सारी, यहां तक डन है ये, याद आ गई बातें सारी? चले चले आगे ध्यान लगाएं। चार्ज क्या करना है? मॉडिफाई करना, मतलब चेंजेस, मतलब कोई रेट चेंज करना, कोई अमाउंट में चेंजेस करना, टाइम में चेंजेस करना। एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। The term modification include variation of any of the terms of agreement, including variation of rate of interest, increase, decrease of the amount of borrowing, change, swap of security, extension of time for repayment. अब ध्यान से मेरी बात सुनना, which may be by way of mutual agreement or by operation of law, इसे हम मॉडिफिकेशन कह रहे हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया था, वैसे अगर कोई बदलाव आप कर रहे हो तो सेम समय सीमा यहां एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आरओसी के रिकॉर्ड में जो ओरिजिनल डेटा है, आप अगर उसमें कोई चेंजेस कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है चेंजेस भी आपको किसको बताने हैं, आरओसी के। अब वो चेंज चाहे आप म्यूचुअल अग्रीमेंट से कर रहे हो, आपको इंटीमेट किसको करना है, आरओसी के। और समय सीमा वो ये 30-30-60, 30-30-60, डन है कहानी। चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, इसका क्या मतलब है? अब याद करो मेरी बात, एक बार ठंडे दिमाग से सुनो।
आज मैंने चार्ज पे कर दिया, कंप्लीट कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, ड्यूटी क्या बनती है? सर जाओ, कहां जाओ? आरओसी जाओ, उनको इंटीमेट करो। क्या इंटीमेट करना है? आरओसी को इंटीमेट करो कि हमने अमाउंट पे कर दिया है। अब आरओसी क्या करेगा? आपके कहने से एंट्री डिलीट कर देगा। अब आरओसी क्या करेगा? इंटीमेट करेगा किसको? चार्ज होल्डर को। अब चार्ज होल्डर की ड्यूटी क्या बनती है? ही हैज टू रिस्पॉन्ड, पैसा मिला या नहीं मिला। अगर जवाब नहीं आता तो याद आ गई ये बात? डन है यहां तक? नोटिस ऑफ चार्ज मतलब इफ यू आर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ चार्ज, तो हम तो ये मान रहे हैं यू आर हैविंग अ, आप बात नहीं समझे। मान लो ये बिल्डिंग गिरवी पड़ी है और आप ये गिरवी पड़ी हुई बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो हम पता क्या करें? आप जानते हो पहले से ये बिल्डिंग गिरवी पड़ी है, इसके ऊपर पहले से चार्ज क्रिएटेड है। यार कभी प्रॉपर्टी बाय करी जाती है ना, तो पेपर्स को सब जगह टैली करवाया जाता है, और गिरवी जो प्रॉपर्टी पड़ी होती है तो उसके पेपर भी बैंक में होते हैं। बायर की हमेशा ऑब्लिगेशन होती है। आप ये मान के चलो, आज आप एक फोन खरीदते हो, आप उसको 5 बार चेक कर लेते हो ऑनलाइन, अमेजोन, सब पे रेट। आप करोड़ों की प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हो, तो हम अगर परचेज करें तो हम तो जेडीए जाके पूरे कागज चेक करें, उससे ओरिजिनल कागज की कॉपी ले, और जब आप बाय करोगे, दिमाग लगाओ आप, जब आप बाय करोगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी तो आपके पास आने। अगर कोई चीज गिरवी पड़ी है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेलर के पास होंगे या चार्ज होल्डर के पास होंगे? बात समझ में आ रही? तो हम क्या कह रहे हैं, जब आपने ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करी है तो आप पहले से जानते हो कि प्रॉपर्टी चार्ज पे है। आप आगे जाके डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि आपको नहीं पता था। हम तो बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं यू आर हैविंग अ नोटिस ऑफ चार्ज। डन है यहां तक? ये जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब जल्दी से एक बार नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, क्या है? क्या ड्यूटी है चार्ज होल्डर की? सुनो 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 सुनो, हेडिंग से मत चलो तुम लोग। हमने चार्ज क्रिएट किया, चार्ज क्रिएटेड। अब मेरे को बताओ, चार्ज क्रिएट हुआ तो आरओसी में रजिस्टर करने की ड्यूटी पहली किसकी है? अब अगर आप लोग हिंदी करो ना सीधे, तो इस हेडिंग से मतलब निकाल लोगे आप। ये ड्यूटी किसकी है? चार्ज होल्डर। हम कह रहे हैं पहली ड्यूटी किसकी है? अगर कंपनी ने करवा दिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करवाया। अब एक बात बताओ, आरओसी ऑफिस में गया चार्ज होल्डर ये कह के कि भैया चार्ज क्रिएट कर दो कंपनी के एसेट पे, उसके कहने से ही चार्ज क्रिएट हो जाएगा? हम कंपनी को बोलते हैं भैया या तो आप क्रिएट कर दो चार्ज, अगर वो नहीं क्रिएट करे तो? बात समझ में रही है? बट हम वहां पे भी पहली कोशिश क्या करते हैं? करवाना किससे है? कंपनी से। बट अगर कंपनी हरकत में ना आए तो आप खुद हरकत में आ दो। सर मान लो हम तो नहीं आए, तो बेटा एक काम कर, तू अगर पहले सिक्योर था तो तू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनसिक्योर्ड में। अच्छा, चार्ज जब क्रिएट होता है, आपको याद है उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, रजिस्टर ऑफ चार्ज होल्डर। इनकी रिटर्न्स फाइल होती है आरओसी में भी, और साथ ही साथ एक मेन बात, जो सर्टिफिकेट आरओसी देता है उसे माना क्या जाता है? कंक्लूसिव एविडेंस। मतलब ये एक ऐसा एविडेंस है जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जिसके ऊपर यू कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। यहां तक के टॉपिक याद आ गए? 5 मिनट हार्डली और लूंगा, आपसे 2-4 सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी मुझे जवाब देते जाओ एक बार। बाकी इसके अलावा सारा थ्योरेटिकल है, बाकी थ्योरेटिकल है सारा। कुछ याद आए तो जल्दी जल्दी बताएं, 10-5 मिनट है ना। एक प्लांट एंड मशीनरी है जो अटैच कर दी गई अर्थ से। कुछ याद आ रही हो बात? आ गया? लाए थे तो लूज थी, लाए उसको फिक्स कर दी, जमीन से जोड़ दी। अब ऐसे असेट पे अगर आप चार्ज क्रिएट करते हो, कौन सा क्रिएट होगा? याद आ रही है बात? ये मैं लाइन सुना देता हूं वापस से। The plant and machinery of a company embedded in the earth or permanently fastened to things attached to the earth becomes a part of company's immovable property, and therefore apart from the registration under Companies Act, registration under Indian Registration Act would also be necessary to make the charge valid. तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी जाना है, कंपनीज एक्ट में भी जाना है, और ये असेट यहां अटैच होते ही किस पे कन्वर्ट हो गया? इमूवेबल।
आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे बड़े बड़े एसेट्स आते हैं पार्ट्स के अंदर, और जमीन में पेच लगा लगा के, स्क्रूज लगा के उसको अटैच कर दिए जाते हैं। तो आए तो मूवेबल थे, बट उनकी मूवेबिलिटी हमने खत्म कैसे कर दी, जैसे उसको अटैच कर दिया। केस का नाम बताऊं क्या इसका? याद करने केस के नाम। लेकिन मैंने देखा यार ऑनलाइन सब जने कहते हैं केस नाम याद करो, सेक्शन याद करो, फॉर्म याद करो। मेरा एक सिंपल सवाल है, उन सबको कितने टाइम में याद हो गया उनसे पूछो आप केस का नाम देखना आप, ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस श्री कृष्णा देव एंड रॉय ब्रदर्स वर्सेस रामनाथ दास। आपको लग रहा है नाम ऐसे हैं जो याद आ जाएंगे? अपनी लाइन क्या चलेगी? सिमिलर फैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन वन ऑफ द लैंडमार्क केस। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सिमिलर फैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन। सर ये एग्जाम में पहचान में कैसे आएगा कि केस का क्वेश्चन है? आप एक चीज बताओ, आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, क्या कहीं भी कंटेंट में ऐसे प्लांट एंड मशीनरी जमीन से अटैच करी, ऐसा कोई कंटेंट है? अपन ने केस लॉ सारे कर रहे हैं मॉड्यूल के, और जब इसी कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है तो आपको सिंपली ये याद आना चाहिए कि लॉ पे नहीं था, ये किसके ऊपर क्वेश्चन था? फ्रेमिंग लॉ के हिसाब से होगी, और लास्ट की लाइन क्या बनेगी जब कंक्लूड कर रहे हैं? एंड सिमिलर फैक्ट्स हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड इन वन ऑफ द लैंडमार्क केस। सेकंड केस, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहां पे वॉशिंग मशीन लगाई है। अरे वॉशिंग मशीन है ये तो, ये वॉशिंग मशीन वो वाली वॉशिंग मशीन नहीं है जो आज यहां बार बार चेंज, ये बड़ी मशीन होती है सारी, तो मूवेबल है इमूवेबल है, तो इस पे फिक्स होगा फ्लोटिंग होगा? यार फ्लोटिंग चार्ज में अपन ये कह सकते हैं कि फ्लोटिंग चार्ज इज, ये सेम लाइन एग्जाम में आ जाएगी, ये सेम लाइन एग्जाम में आ जाएगी। एग्जामिन द स्टेटमेंट या कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, फ्लोटिंग चार्ज इज एम्ब्यूलेटरी और शिफ्टिंग इन इट्स नेचर, कमेंट। तो आपको फ्लोटिंग चार्ज का मतलब बताना है, ये कहानी। एंड सिमिलर फैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन वन ऑफ द लैंडमार्क केस। ये बात समझ में आ गई? ये सेम है। अच्छा, जो चार्ज क्रिएट ही लॉ की वजह से हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या? यस और नो? जैसे मान लेते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर के प्रोविजन में ही लिखा हुआ है वो सिक्योर्ड है, तो वो रजिस्ट्रेशन वहां के हिसाब से होगा या यहां के हिसाब से होगा? तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक तो होता है म्यूचुअली हमने चार्ज क्रिएट किया, एक होता है लॉ की ऑब्लिगेशन है करना, तो वहां करना ही पड़ेगा, वहां पे होगा, बट वो इन टॉपिक्स में कवर नहीं होगा क्योंकि वो क्रिएट क्यों हुआ है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। अच्छा, कोई चार्ज अगर आपने जब क्रिएट करे थे, जब आप पार्टनरशिप फर्म थे, और बाद में जाके किसी कंपनी में कन्वर्ट हो गए, बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा? बहुत प्यारी चीज है, सुनो ध्यान से एक बार। When a charge is created by a partnership which is later on converted into a company, registration is not necessary, but it is obligatory on director to bring it to the notice of registrar। क्या मतलब हुआ? हमने क्रिएट कब किया था, बट आज किस में कन्वर्ट हो गए? तो जब ऑब्लिगेशन नहीं था, हम सिंपली बता रहे, बस आरओसी को बता दो कि हमने कुछ ऐसा करा हुआ है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी, आपकी ऑब्लिगेशन केवल इतनी सी है, यू जस्ट हैव टू इंटीमेट आरओसी। ये काम तो पहले का करा हुआ है ना आपका ही। क्या गारंटीज का भी रजिस्ट्रेशन करना है? क्यों? लाइन ध्यान से सुनना। कॉर्पोरेट गारंटी डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज अनलेस मॉर्गेज हाइपोथिकेशन एक्सेट्रा इज क्रिएटेड ऑन असेट। It may be noted corporate guarantee provided by company in the course of its business does not amount to a charge since the guarantee given in case of a loan or a borrowing is a contingent nature and does not amount to a charge। तो आप जो कॉर्पोरेट गारंटीज देते हो, पहले ये चीज कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी पे कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। तो तीन चार बातें अलग हटके अपन ने देखी, एक तो वॉशिंग मशीन वाला केस, अर्थ वाला केस, एम्ब्यूलेटरी वाली लाइन, ये पार्टनरशिप वाली बात, ऑपरेशन ऑफ लॉ, और ये गारंटी वाली बात, कि यहां तक जितने केस मैंने करवाए सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। दो बातें लास्ट, या तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत टाइम से नहीं है, नहीं तो एक ऐसा टॉपिक पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, उसके आने की चांस मेरे हिसाब से ज्यादा है। कुछ भी नहीं आया,
तो ये जो लास्ट में केस लॉस की लिस्ट है अपने रेगुलर क्लास के नोट्स में, जो केस लॉस की लिस्ट है, इन केस लॉ में से केस स्टडी आ जाएगी। डन है यहां तक ये चैप्टर? याद आ गई बात सारी? कोई भी ऐसा जिसको याद नहीं आ रही है बातें? अब डन है यहां तक? चलो बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट कल जो अपन करवाएंगे वो सेबी का टॉपिक होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो कंपनी लॉ का नेक्स्ट टॉपिक मैं अपडेट कर दूंगा कब होगा फिर।